नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, आज बड़ी खुशी की बात है कि मारवा स्टूडियो के 34 वर्ष पूरे हो चुके हैं और मारवा स्टूडियो के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा हमारे साथ हैं और आज मारवा स्टूडियो की इस खूबसूरत जर्नी के बारे में उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर संदीप मारवा का। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि 34 वर्ष आपने पूरे किए हैं और 34 वर्ष का जो पीरियड है, वो एक कोई छोटा पीरियड नहीं है। आज इतने वर्ष पूरे होने के बाद आप पलट करके ज़रूर सोचते होंगे, देखते होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं मन के अंदर। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं सबसे पहले तो मारवा स्टूडियो में काम करने वाले सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उस शख्स का भी शुक्रिया करना चाहता हूँ जो जिसने एक दिन के लिए भी यहाँ काम किया है या एक शिफ्ट में भी स्टूडियो में काम किया है। उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हर आदमी की बेस्ट विशेज़ को लेकर, उनके आशीर्वादों को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं और यही हमारा ध्येय था जब हम लोगों ने यहाँ मारवा स्टूडियो खोला था। आज मारवा स्टूडियो 50,000 से भी ज़्यादा प्रोफेशनल का एक परिवार बन चुका है। दुनिया के तकरीबन 156 देशों में वो तमाम लोग आज की डेट में उपलब्ध हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं मारवा स्टूडियो के साथ किसी न किसी रूप में काम किया है। अ, मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है 10 मार्च 1991 जब हुँ, हुँ। भवन बन के तैयार हो चुके थे और यहाँ तांता लगा हुआ था। करीब 1000 से भी ज़्यादा लोग मारवा स्टूडियो के प्रांगण में आके खड़े हो चुके थे और शायद उससे भी दुगना 2000 से भी ज़्यादा लोग हुँ, हुँ। बाहर सड़कों पर इंतज़ार कर रहे थे कि तमाम वो जाने-पहचाने चेहरे हुँ, हुँ। जो मारवा स्टूडियो के अंदर अंदर आने वाले हैं, हुँ, उनको वो सड़क से ही देखते हुए, हल्ला करते हुए, शोर मचाते हुए हुँ, अंदर लेके आएँगे। मुझे बड़ी खुशी है कि मारवा स्टूडियो का 10 मार्च को हुँ, हुँ। उद्घाटन था हुँ, हुँ। और श्रीमती कृष्णा राज कपूर, जी। शम्मी कपूर, सुरेंद्र कपूर जी, बोनी कपूर, अनिल कपूर, संजय कपूर, हुँ, हुँ। माधुरी दीक्षित, शिल्पा शिरोडकर, हुँ, हुँ। पद्मिनी कोल्हापुरी, टूटू शर्मा, हुँ, अशोक ठकरिया, हुँ, हुँ। इंद्र कुमार, यश चोपड़ा, हुँ, हुँ। विनोद पांडे हुँ, हुँ। म म और हुँ, हुँ। अ, लगभग पूरी रो इंडस्ट्री। हाँ, रोशन और हुँ। राकेश रोशन राकेश जी। रोशन जी। और प्रेम चोपड़ा, हुँ, हुँ। जो मतलब ऐसे बहुत सारे नाम, चर्चित नाम और उस वक़्त के ये नाम आज से 34 साल बहुत पहले तो बड़े, यही लोग सारे स्टार गिने बहुत बड़े जाते नाम थे। हैं। और एक बहुत खूबसूरत तरीके से हुँ, यहाँ पर पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ पूनम हुँ। ढिल्लन, जी। तो इस तरीके से बहुत सारे हुँ, हुँ। नाम जुड़े। हुँ, एक लंबी कतार फ़िल्म स्टारों की जो हुँ, हुँ। बम्बई से यहाँ पहुँची हुँ, हुँ। और लोगों को उस पहले उद्घाटन से ही हुँ, ये यकीन हो गया था हुँ। कि मारवा स्टूडियो आज इस भव्य तरीके से हुँ, हुँ। इसकी ओपनिंग हुई है, ये ज़रूर कुछ न कुछ हुँ, हुँ। करके दिखाएँगे। जी। वो और बात है कि मारवा स्टूडियो को बनाने के लिए तकरीबन 3 साल लगे। हुँ, हुँ। 1986 में मैंने फ़िल्म सिटी का सपना देखा और जी। एक एप्लीकेशन दी थी। हुँ, हुँ। 1987 में ये पास हुई थी हुँ, हुँ। और 88 मार्च में अलॉटमेंट हुई थी। ओके। तो 88 मार्च से लेकर हुँ, हुँ। 91 तक जो हुँ, हुँ। 3 साल का टाइम था, हुँ, हुँ। उस 3 साल हमें लगे थे यहाँ स्टूडियोज़ बनाने के लिए। हुँ, हुँ। नोएडा में मटीरियल तक उपलब्ध नहीं थे। हुँ। तो मटेरियल जो बिल्डिंग मटेरियल भी बाहर से आते थे, इंटीरियर का सामान भी दिल्ली से आता था हुँ, हुँ। और कई-कई चक्कर लगाकर हुँ, शायद यही वजह थी कि जहाँ 2 साल लग सकते थे, हुँ, हुँ। वहाँ 3 साल में हुँ, इमारतें पूरी हुईं, हुँ, हुँ। लेकिन हुईं हुँ, और 10 मार्च 1991 में हुँ, हुँ। हमने इसे अपना फाउंडेशन डे हुँ, डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर कर दिया। सर, एक सवाल मन में उठ रहा है कि नामकरण को लेकर के कि मारवा स्टूडियो सोचा गया होगा कि यही नाम रखें। एक तो ये, दूसरा इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल ये है कि जब आप बना रहे होंगे इसको, तो उस समय पर कई बार ऐसी दुविधा से भी गुज़रना पड़ा कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ? इस तरह की भी चीज़ें रही होंगी। तो आज तो सब कुछ ठीक-ठाक लगता है लोगों को, आज तो लगता है कि बहुत ही सफलतापूर्वक 34 वर्ष पूरे हुए हैं। लेकिन उस दौर की जर्नी का जो माइंडसेट है, मैं थोड़ा-सा उसके बारे में जानना चाहता हूँ।
जब नक्शे मुझे बनाने थे तो मैं अलॉटमेंट तो हो गई थी। हुँ, हुँ। जब नक्शे बनाने लगा तो मुझे कोई एक सिंगल ऐसा आर्किटेक्ट नहीं मिला जी। जिसने कभी फ़िल्म स्टूडियो तैयार किए हों पूरे ओह! उत्तर भारत में। हुँ, हुँ, हुँ। बम्बई के कुछ 1-2 आर्किटेक्ट थे लेकिन उनका आना-जाना इतना मुश्किल था, हुँ, हुँ, तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक पहली मुसीबत थी कि नक्शे कैसे बनाएँ? हुँ, तो जो मैंने सपना देखा था, जो मैंने हॉलीवुड में विज़िट किए हुआ था, मैं बेवरली हिल्स गया हुआ था, हुँ, हुँ, लॉस एंजेलिस में, हुँ, हुँ। वहाँ जो जो मेरे दिमाग में था हुँ, सपना, हुँ, हुँ। वो मैंने खुद कागज़ के ऊपर उतारा ओह! और मैंने एक स्टूडियो की पिक्चर जो दिमाग में तैयार की हुई हुँ, थी, हुँ, उसको नक्शे पे उतारा। मैं हुँ, फ़ॉर्मली तो मैंने आर्किटेक्चर कोर्स नहीं किया हुँ, हुआ था, हुँ, लेकिन डिज़ाइनिंग में क्योंकि मेरा डीप इंटरेस्ट रहा हुँ, है हुँ, हुँ। और मैं खुद डिज़ाइन कर लेता हूँ, ओके। तो मैंने वो नक्शे तैयार किए हुँ, और नक्शे तैयार करने के बाद मुझे मिस्टर अरुण विरमानी हुँ, एक आर्किटेक्ट ऐसे मिले, हुँ, जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट जब उन्होंने आर्किटेक्चर का कोर्स किया था, तो उन्होंने एक अपने प्रोजेक्ट में जो हुँ, हुँ। कॉलेज का प्रोजेक्ट था, उसमें किसी एक फ़िल्म स्टूडियो की स्टडी की हुई थी। ओके। तो उसके बेसिस के ऊपर मैंने उनको हुँ, अपॉइंट किया था। हुँ। लेकिन हो क्या रहा था कि नक्शे कंस्ट्रक्शन पहले हो रही थी और नक्शे बाद में बन बाद में रहे थे। बनना था। जी, जी, तो जी। वो हाँ, हाँ, हाँ। ये एक जी। मज़ाक की बात है, जी। लेकिन वो तकरीबन नक्शे जो हैं वो मुझे खुद बनाने पड़े। हुँ, आर्किटेक्ट भी खुद हैरान थे कि भई आपको तो बहुत नॉलेज है। हुँ, मैंने कहा ये मेरी अपनी स्टडी है, फीलिंग है और जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन रही है पिछले कुछ सालों की उसको लेकर और जो रिक्वायरमेंट सामने नज़र आ रही है, हुँ, उसको लेकर मैं अपने स्टूडियो को बनाना चाहता हूँ। मुझे किसी भी और स्टूडियो की कॉपी नहीं करनी है। ओके। और शायद यही वजह रही कि आज तक जो हमने चीज़ें बनाई, हुँ, वो सबसे ज़्यादा कामयाब रही। हुँ, हमारे पास जितने भी बड़े-बड़े आर्किटेक्ट लेकर बड़ी-बड़ी कंपनियों ने यहाँ पर स्टूडियो बनाने की हुँ, हुँ, कोशिश की, हुँ, उन्होंने अपने स्टूडियो में कई दफ़ा अमेंडमेंट्स की, ओके। कई दफ़ा उन्होंने तोड़े, दोबारा बनाए, हुँ, हुँ, क्योंकि वो शायद उस चीज़ को नहीं समझ पाए। हुँ। उन्होंने इतने बड़े-बड़े हॉल बना दिए जिनकी शायद कभी ज़रूरत ज़रूरत नहीं। भी नहीं पड़ रही हुँ, थी। हुँ, हुँ, लेकिन हम लोग उस मामले में बचे रहे हुँ, हुँ, और शायद उससे हमारे हुँ, कई हज़ारों रुपए बचे, कई बहुत सारा टाइम बचा हुँ, हुँ, और जिसको हमने प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल किया उस वक़्त को। हुँ, जी। सर मार्वल स्टूडियो की अगर बात की जाए तो बहुत सारे टीवी चैनल्स या प्रोडक्शन हाउसेज़ जिस समय पे माहौल यहाँ पे नहीं था और उस समय पे बड़ी ज़रूरत थी उत्तर भारत के अंदर कि एक ऐसा स्टूडियो हो और शायद इसी वजह से कि आज लोग अगर पलट करके देखते हैं तो हर किसी को पता है कि भाई हाँ, एक स्टूडियो था है और हमेशा से रहेगा, वो है मारवा स्टूडियो अगर हम नोएडा की बात करें तो हर व्यक्ति जानता है मीडिया का। तो बहुत सारे लोग जो है इसके संपर्क में रहे हैं हुँ, और एक तरीके से उनका बिल्कुल। मारवा स्टूडियो के साथ संपर्क रहा है और यहीं से ही वो पैदा हुए हैं जैसा कि आप कई बार मंचों से कहते भी हैं। तो थोड़ा सा इस बारे में भी जानना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े चैनल आज दिखाई देते हैं क्या इनका संबंध किस तरीके से था मारवा स्टूडियो के देखिए, साथ में। मारवा स्टूडियो जब हमने शुरू किया तो सिर्फ़ मैं स्टूडियो और हायर आउट फैसिलिटी को लेकर ही नहीं काम करना चाहता ओके। था। ओके। ये मेरा सपना रहा कि हम्म, मारवा स्टूडियो आर्ट और कल्चर का एक सेंटर होना ओके। चाहिए। ओके। ये सोच शुरू से रही हम्म, और यही वजह थी कि मैंने हर चीज़ को साथ-साथ पनपाने की ज़रूरत की कि भई वो हम्म, जो पौधे हैं वो साथ-साथ लगते रहें। भले हो सकता है कि स्टूडियो फैसिलिटी वाला जो पेड़ है, हम्म, वो पहले हम्म, बड़ा हो गया। हम्म, तो हम लोगों ने जब किया तो हमने इसको कई सेगमेंट में बाँटा। ओके। पहला सेगमेंट है जो आप बात कर रहे जी। हैं कि हायरिंग आउट फैसिलिटी हम्म, कि मारवा स्टूडियो जिसके लिए तैयार है फ़िल्म, टीवी, मीडिया के हायरिंग आउट फैसिलिटी के लिए। यहाँ बड़े-छोटे स्टूडियो हमने हमारे पास 9 स्टूडियो रहे। 9 स्टूडियो जो हैं वो और सारे वेल इक्विप्ड रहे। मल्टी कैमरा सेटअप, सिंगल कैमरा सेटअप, इक्विपमेंट और जिसकी जो रिक्वायरमेंट है। हम्म, जिस डायरेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है, सिनेमेटोग्राफर की क्या रिक्वायरमेंट है, सिनेमा की क्या रिक्वायरमेंट है, टेलीविजन प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट है, एक मीडिया पर्सन की क्या रिक्वायरमेंट है, इनको लेकर हम लोगों ने उस सेगमेंट को तैयार किया। वो सबसे पहला काम वही था जी। और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने तकरीबन 4,500 टेलीविजन प्रोग्राम 50 से भी ज़्यादा चैनल के लिए यहाँ पर तैयार किए। अगर मैं
एपिसोड गिनो तो शायद वो हजारों में आगे हज़ारों की निकल संख्या में जाएंगे। निकल जाएँगे। जी। क्योंकि जैसे हम लोगों ने एनडीटीवी के लिए हुँ, गुड मॉर्निंग इंडिया किया, ओके। तो करीब 300-400 एपिसोड तैयार हो गए। हुँ, हम लोगों ने दूरदर्शन के लिए सुबह सवेरे तैयार किया, तो करीब हुँ, 700-800 एपिसोड तैयार हुँ, हो गए। हमने जी के लिए ड्रीम मर्चेंट अगर हुँ, हुँ, प्रोग्राम बनाया, तो करीब हुँ, 52 एपिसोड वो हो गए। हुँ, अगर हमने जी के चैनल के लिए तोल मोल के बोल बनाया, हुँ, तो वो करीब 200 एपिसोड तैयार हो गए, हुँ, 300 एपिसोड तैयार हो गए। हुँ, तो इस तरीके से हुँ, एक एक प्रोग्राम जो है वो कई कई हुँ, 100 दफा बनता रहा। हुँ, और ऐसे अगर 4,500 कार्यक्रम हैं, हुँ, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कम से कम 50,000 हुँ, या लाख एपिसोड बन जाएगा, हुँ, अगर मैं इनकी गिनती करना शुरू कर बिल्कुल, दूं तो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा हुँ, सेगमेंट था इंडस्ट्री का, हुँ, जो उत्तर भारत में मिस हो रहा था, कि हुँ, एक प्रोफेशनल स्टूडियो हुँ, कि जहां जाएं और वहां पर हर चीज हुँ, सिनेमा या टेलीविजन प्रोडक्शन से संबंधित हुँ, हमारे कहने पे मिल जाए, हुँ, चाहे उस मतलब एक छोटा पिन से लेकर प्लेन तक। हुँ, और हम लोगों ने इन तमाम चैनलों को, तमाम फ़िल्म मेकर्स को, हुँ, करीब 125 फ़ीचर फ़िल्मों के साथ हम जुड़े। हुँ, और ये बात सबको मालूम है कि हुँ, एक फ़ीचर फ़िल्म कभी भी एक स्टूडियो में, एक लोकेशन पे हुँ, नहीं बनती नहीं है। बनते, बिल्कुल। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम 125 फ़ीचर फ़िल्मों के साथ जुड़े, हुँ, तो इसका मतलब एक फ़ीचर फ़िल्म की पूरी यूनिट आई, हुँ, जिसने हमारे साथ 1 हफ़्ता, 10 दिन, 40 दिन हुँ, इनडोर, आउटडोर कुछ ना कुछ काम किया। पार्ट ऑफ द या फ़िल्म। या उसको हमने इक्विपमेंट सप्लाई किया, या उसको हमने मैन पावर सप्लाई की, या हुँ, उसको हमने फैसिलिटीज और हुँ, सप्लाई की, कहीं ना कहीं हुँ, हमने उसके साथ काम किया। हुँ, तो इस तरीके से हुँ, ये फिल्मों का काम हुआ, हुँ, टेलीविजन का काम हुआ, हुँ, कॉरपोरेट वर्ल्ड का काम हुआ, हुँ, एडवर्टाइजिंग कंपनियों के साथ काम हुआ। लेकिन ये सेगमेंट वो था हुँ, जहां हम लोग मारवा स्टूडियो की उन तमाम फैसिलिटीज को हुँ, हायर आउट करते थे, हुँ, और प्रोडक्शन कंपनीज को, फिल्म प्रोडक्शन कंपनी, टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी, हुँ, एड प्रोडक्शन कंपनियों को हुँ, हायर पे देते थे। हुँ, ये हमारा एक सेगमेंट था। हुँ, दूसरा सेगमेंट हमने जो तैयार किया, वो हमने 93 से शुरू किया, जब हमने इंस्टीट्यूशन खोला। तो वहां पर हम लोगों ने कि हम अपनी प्रोडक्शन भी करेंगे। ओके। जब हम इतनी सारी फैसिलिटी लोगों के लिए तैयार करके बैठे हैं, हुँ, तो हम क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल, तो वहां से हमारी प्रोडक्शन कंपनी का जन्म हुआ, ओके। मारवा फिल्म्स एंड वीडियो प्रोडक्शन का। हुँ, और वहां से हम लोगों ने छोटी-छोटी फिल्मों को पहले बनाना शुरू किया। हुँ, उसमें भी एक नया सेगमेंट बना, जहां फीचर फिल्में, हुँ, टेलीविजन प्रोग्राम, टॉक शो, गेम शो, शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री। हुँ, और तो हम लोगों ने इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बड़े खूबसूरत तरीके से धीरे-धीरे हुँ, हुँ, डेवलप किया, हुँ, और वो भी आगे निकलता चला गया। हुँ, तीसरा सेगमेंट जो था हमारा, हुँ, वो था एजुकेशन के ऊपर। ओके। क्योंकि हमें मैंने ये पढ़ रखा था हुँ, हुँ, कि स्टूडियो मीन्स वेयर फिल्म्स आर टॉट हुँ, एंड फिल्म्स आर लर्न्ड। ओके। ये परिभाषा है, एक हुँ, फिल्म स्टूडियो की परिभाषा है, हुँ, कि वेयर फिल्म्स आर टॉट हुँ, एंड फिल्म्स आर लर्न। लर्न्ड। हुँ, और वो उस परिभाषा को मुझे इस्तेमाल करना था। हुँ, तो मैंने कहा हम भी अब एजुकेशन में आएंगे। ओके। और 2 साल के बाद ही हम लोगों ने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन की रचना रची, हुँ, और एजुकेशन में हम लोग आ गए। छोटे से बुटीक इंस्टीट्यूट के साथ हम लोगों ने शुरू किया, 5 कोर्सेज, 40 सीटें। हुँ, और धीरे धीरे उसके अंदर कोर्सेज बढ़ाए, क्वांटिटी बढ़ाई, एनरोलमेंट की, हुँ, हुँ, कोर्सेज डेवलप किए। हुँ, शॉर्ट टर्म से 1 साल, 1 साल के बाद 2 साल, 3 साल, हुँ, 4 साल, हुँ, ऐसे कोर्सेज बनते गए, और अब फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी का उसने हुँ, रूप धारण कर लिया है। हुँ, हुँ, इसी तरीके से हमने जो चौथा सेगमेंट था, हुँ, वो था इवेंट सेगमेंट। ओके। कि जब आप फिल्म, टीवी, मीडिया के साथ जुड़े हैं, हुँ, तो ये तो मैंने बचपन से ही देखा हुआ है कि फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री बिना इवेंट के कुछ नहीं है। हुँ, क्योंकि हर फ़िल्म मेकर, हर टेलीविज़न प्रोड्यूसर हुँ, इस राह में, ताक में रहता है हुँ, कि मैं कैसे आम जनता तक पहुँचूँ। जी। तो अगर आपने पिक्चर शुरू की तो मुहूर्त का इवेंट, हुँ, आपने गाना रिकॉर्ड करना था तो उसका गाना रिकॉर्ड करने का इवेंट, आपने पहले दिन शूटिंग की तो पहले दिन की शूटिंग का इवेंट, हुँ, अगर आपने लोकेशन चेंज की तो उसका इवेंट,
आप कुछ नहीं कर रहे तो आपने स्टार्स की इंट्रोडक्शन के लिए इवेंट, आपका गाना तैयार हो गया तो गाने की रिलीज के लिए इवेंट। तो आप देखिए जब फिल्में बनती हैं या टेलीविजन प्रोडक्शन बनती है तो ये बिल्कुल पैरेलल लाइन होती है टू कीप ऑन ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स विद द सिनेमा। तो हमने इसको इवेंट्स के एक पूरे डिपार्टमेंट को डेवलप किया और करते 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 हम लोग इवेंट्स तक पहुंच गए। जब मैंने कहा 4,500 टेलीविजन प्रोग्राम, 125 फीचर फिल्में और करीब 5,000 ट्रेनिंग फिल्मों का हमने निर्माण किया। जब हम अपनी प्रोडक्शन कंपनी में आए तो करीब आज की डेट में 3,600 शॉर्ट फिल्में हम लोग बना चुके हैं। तकरीबन 25,000 फिल्म मेकर्स को हम लोग मौका दे चुके हैं उनमें काम करने का, जो कि मेरे पास 100 से भी ज्यादा मुल्कों से यहाँ पहुंचे हुए हैं। जब हम इवेंट्स की बात करते हैं तो इवेंट्स के अंदर आज की डेट में कल तक की कन्वोकेशन को जोड़ते हुए तो मैं अगर हिसाब लगाऊं तो तकरीबन 8,500 इवेंट के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं। हमारे पास जितने भी यहाँ हॉल हैं सब मल्टीपर्पस हॉल हैं, उन्हें किसी भी रूप में चेंज किया जा सकता है और उसके उसका भी हमारा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से मैं उसका भी सर्टिफिकेट मेरे पास पहुंच चुका है। एक पूरा ऑथेंटिक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है मेरे पास उसका। और ये हमारा इवेंट का सेगमेंट बहुत पॉपुलर हुआ और हमने भी रियलाइज किया क्योंकि सिनेमा बना स्टूडियोज के बीच में बन के चले गए लोग, उन हमारा वहां से ताल्लुक खत्म हो गया रोजमर्रा का। जो हमारी भी प्रोडक्शन होती थी तो प्रोडक्शन हुई और खत्म हुई और वो सेगमेंट खत्म हो गया। तो यहाँ पर फिल्म मेकर्स को और फिल्म यूनिट को छोड़ के और कोई नहीं आता था। जैसे ही हम लोगों ने इवेंट शुरू किए वहां हमारा जो रीच है मारवा स्टूडियो की वो आम जनता तक पहुंचनी शुरू हुई। लोगों ने मारवा स्टूडियो में आना शुरू किया और तब लोगों को रियलाइज हुआ कि मारवा स्टूडियो इतना काम कर चुका है, फिल्में बना चुका है, टेलीविजन प्रोडक्शन हो चुकी हैं, कई 100 एड बन चुके हैं, शॉर्ट फिल्मों का निर्माण होता है, हम खुद अपनी फीचर फिल्में बना चुके हैं और जो इवेंट कर रहे हैं वो किसी न किसी तारीख को लेकर, किसी न किसी मंच को लेकर, किसी न किसी मुद्दे को लेकर वो जो इवेंट्स हुए हैं उसमें हमने आम जनता को साथ जोड़ने की पूरी कोशिश की है। और जब ये सेगमेंट खत्म होता है तो हमारा जो अगला सेगमेंट था वो था आर्ट एंड कल्चर। कि किस तरीके से हिंदुस्तानी आर्ट को देश भर और दुनिया भर में फैलाया जाए और दुनिया के आर्ट को हिंदुस्तान लेके आया जाए। तो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हम लोगों ने फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, हम लोगों ने और भी जितनी भी आर्ट की फॉर्मेट्स हैं या जो विधाएं हैं उन सबको हमने यहाँ पर लाने की कोशिश की और बेहतरीन और बड़े खूबसूरत तरीके से हमने अपने हिंदुस्तानी कलाओं को चाहे वो फैशन शो है, चाहे वो एग्जीबिशंस हैं, चाहे वो पेंटिंग एग्जीबिशन है, स्कल्पचर एग्जीबिशन है, फोटोग्राफी एग्जीबिशन है, आप जो कुछ भी सोच सकते हैं वो आज यहाँ हम लोगों ने उस आर्ट और कल्चर के डिपार्टमेंट के अंदर करने की कोशिश की है। और जब ये कार्यक्रम यहाँ हमने देखा कि हमारा तैयार हो गया है तो हमारा जो अगला सेगमेंट था वो है हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिसे कहा जाता है कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जिसे हमने अपना फर्ज समझा, इसे हमने इसकी जरूरत समझी कि हम लोग कहीं अपने तक सीमित ना हो जाएं, जो परमात्मा ने हमें दिया है उसका फायदा, उसकी वो सोच, उसका उपयोग वो जो है वो आम जनता तक पहुंचे, जिसके लिए हम लोग ने 3 रेडियो स्टेशन, टेलीविजन स्टेशन, जिसके लिए हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, अपना स्कूल, जिसके साथ डिसेबिलिटी सेंटर, जिसके साथ वुमेन इंटरनेशनल सेंटर, चिल्ड्रंस सेंटर, और मतलब कोई ऐसा अब मुद्दा नहीं बचा है, चाहे वो एनवायरमेंट है, चाहे अनप्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, जिनको हम लोगों ने टच ना कर लिया हो। और उसके जरिए फिर हम लोगों ने उस सारी चीज को एक चैम्बर के सहारे हम लोगों ने
11 साल पहले उस चैम्बर के सारे उन सारी चीज़ों को फिर से एक बार हुँ, हुँ, बड़े खूबसूरत तरीके से बाँधा हुँ, और आम जनता तक पहुँचाने की कोशिश की है। ये हमारी एक छोटी-सी जर्नी यात्रा है। है। सर एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि फ़िल्में लोग देख रहे थे, फ़िल्मों में लोगों का इंटरेस्ट भी था, जो नाम आपने गिनाए वो भी बहुत बड़े-बड़े नाम जो मार्वल स्टूडियो में जो आए। फ़िल्म का कल्चर नोएडा के अंदर नहीं था। ये मैं कहूँगा कि उत्तर भारत में ही नहीं था। फ़िल्म देखना और फ़िल्म बनाना 2 अलग बातें हैं। उस समय पे कुछ अजीबो-गरीब बातें भी होती होंगी कि लोग यहाँ पे प्रभावित होकर के आते होंगे और कुछ सोच करके आते होंगे और जैसे-जैसे मारवाड़ स्टूडियो में तो काफ़ी कुछ अजीब तरीके की भी चीज़ें होती रही होंगी। बहुत किस्से हैं, इतने किस्से हैं कि इस पे भी किताब लिखी जा जी, सकती है, जी, किस्सों के ऊपर। जी। अब जैसे कि लोग दूर-दूर से यहाँ जब चल के आते थे मारवा स्टूडियो में, हुँ, हुँ, तो वो सोचते थे कि जब हम मारवा स्टूडियो के स्टूडियोज़ में एंटर करेंगे, हुँ। तो वहाँ पर बड़े-बड़े स्टार मतलब कि हुँ, माधुरी दीक्षित और हुँ, जिनके नाम उन दिनों में ज़्यादा चर्चित थे, मैं हाँ, शुरू-शुरू की बातें कर रहा हूँ, या अनिल कपूर या हुँ, सनी देओल हुँ, या सलमान खान जो हैं वो ऐसे बाएँ खुले खड़े रहेंगे और उनके उनसे जप्फी पाएँगे। ओके। तो भई ऐसा तो कहीं नहीं होता, जी, किसी भी स्टूडियो में नहीं होता। जी। जो शूटिंग होती है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, डेटें फिक्स की जाती हैं। हुँ, आर्मी का और हुँ, सिनेमा का तो बहुत गहरा ताल्लुक है। हुँ, हर आदमी बड़ा पंक्चुअल होगा, कोई आदमी टाइम नहीं वेस्ट कर रहा होगा, फालतू आदमी से बात नहीं करेगा, फ्लोर पे किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा बाहर के आदमी को। हुँ, तो लोग थोड़े से हताश होते थे, हुँ, वो उनके ख्वाब टूटते थे, हुँ, लेकिन कल्चर तो था ही नहीं यहाँ। हुँ, करने वालों का कल्चर नहीं था, देखने वालों का कल्चर नहीं था हुँ, और यही वजह थी कि जब मैंने 1991 में हुँ, एक शब्द इंग्लिश डिक्शनरी को दिया था हुँ। फिल्म टूरिज़्म। एंड कल्चर टूरिज्म, हुँ, हुँ, तो लोगों के बिल्कुल समझ नहीं आया था। हुँ, लोगों ने कहा ये क्या होता है? हुँ, तो मुझे बड़ा समझाना पड़ता था कि जब आप घर से उठकर गाड़ी लेकर खर्चा करके 4 आदमी 5 आदमी मारवा स्टूडियो तक आते हैं और यहाँ आकर आप फिर किसी रेस्टोरेंट में दुकान में जाकर खर्चा करते हैं, फिर हमारे यहाँ फ़िल्म देखते हैं, फिर यहाँ से वापस जाते हैं, जाते हुए आप कोई सामान खरीद के जाते हैं, कोई सोवेनियर ले लेते हैं। हुँ, ये सारा कुछ एक टूरिज़्म का हिस्सा है, जो हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती है। हुँ, और ये क्योंकि मैं तो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा, जी। तो वो समझाने में बड़ी तकलीफ होती थी लोगों को। हुँ, आज मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि हुँ, जिस बीज को हमने बोया था, हुँ, इसी 7-7 1991 में, हुँ, आज करीब 9 करोड़ से ज़्यादा की फुटफॉल हुँ, नोएडा फ़िल्म सिटी में हो चुकी है। हुँ, आज 30 लाख से भी ज़्यादा आदमी 156 कंट्री से हुँ, मारवा स्टूडियो में आ चुका है, ये उसकी फुटफॉल हो चुकी है। हुँ, और अगर आप इसका मूल्यांकन कर लें, हुँ, हुँ, टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस जनरेटेड probably it will be more than around 10,000 करोड़। हुँ, एक एक बहुत बड़ी इकोनॉमी को सपोर्ट मिली फिल्म सिटी के आने से। और म, म, खुशी इस बात की है कि ये वही फिल्म सिटी है जिसे हमारे अपनों ने दुरकारा, हुँ, मीडिया ने इसको कंडम किया। हुँ, फिल्म मेकर अब जिन लोगों को अलॉटमेंट हुई थी वही छोड़ के भाग गए, हुँ, ओरिजिनल जिन लोगों को हम लेके आए थे हुँ, वही छोड़ के चले गए। तो उन हालातों से भी निकलने के बाद आज ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 17,000 आदमी तो यहाँ काम कर रहा है हुँ, और करीब 1.5 लाख आदमी अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। तो इन 34 सालों में इन तमाम देश की इस तरक्की में हुँ, एक छोटा सा गिलहरी के रूप में हुँ, मेरा भी योगदान योगदान शायद गिना जाता है। जी, बिल्कुल। लास्ट सवाल सर आपसे कि अ, मारवा स्टूडियो की एक सफलतापूर्वक यात्रा है। सभी लोग जानते हैं कि इसके पीछे जिस व्यक्तित्व का नाम है, वो डॉक्टर संदीप मारवा है। तो क्या ऐसी चीज़ रही कि जिसकी वजह से ये यात्रा पूरी हो सकी? क्या वो मेहनत थी या भाग्य था या फिर कोशिशें थीं? क्या था कि जो आपको लगता है कि यहाँ तक की यात्रा पूरी हुई आपकी? देखिए, सबसे पहला श्रेय तो मुझे जाता है हमारी एजुकेशन के ऊपर, हुँ, कि अगर आप अच्छा पढ़े लिखे हैं जी। और आपने अपनी विद्याओं का हुँ, अध्ययन सही तरीके से किया हुआ है, तो वो विद्याएँ आपको हर मौके पे, हुँ, हर कदम पे काम आएँगी। जी। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिन लोगों ने अपने माँ-बाप की बातें सुनी हुई हैं, हुँ, क्योंकि वो हमसे 25-30 साल बड़े होते हैं। जी, बिल्कुल।
तो उनके पास हमसे 25 साल का ज़्यादा तजुर्बा होता है। तो उनके तजुर्बों का पूरा फ़ायदा उठाइए कि वो जिस बात को कह रहे हैं कि भई हाथ अंगीठी में मत डालिए, जल जाता है। नहीं मानते हम, फिर अंगीठी में डाल देते हैं। तो आपका हाथ जला, आप महीने भर के लिए बीमार रहे, तकलीफ हुई, दूसरे काम नहीं कर सके, आपका ज़िंदगी का बहुत सारा समय वैल्यूएबल समय वो बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ और ताकत खराब हुई, एनर्जी वेस्ट हुई। मान लीजिए ना। तो ये श्रेय, दूसरा श्रेय जो मैं दूंगा अपने गुरुओं के बाद मेरे माता पिता का, जिन लोगों ने हमें मिनट मिनट पे, समय समय पे और डेली बेसिस के ऊपर जो बातें कही जा रही थी उनका सदुपयोग किया। मेरे मैंने कभी शराब नहीं पी, मैंने सिगरेट नहीं पी, मैंने कभी टाइम नहीं वेस्ट किया, मैंने कभी नाइट क्लब में नहीं गया। अब ये बातें आज बड़ी बेवकूफ सी लग रही होंगी, लेकिन आज से अगर यही 35 साल पहले पहले की बात अगर ये बातें करें तो वो टाइम, वो पैसा, वो रिसोर्सेज जो मैं भी वेस्ट कर सकता था क्योंकि मेरे सारे दोस्त जाते थे, मैंने वो भी बचाया और उसका कोई इक्विपमेंट लाकर स्टूडियो में रख दिया। तो ये छोटी-छोटी बातें बता रहा हूं मैं। तीसरा सबसे बड़ी बात आती है कि परिश्रम। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो परिश्रम के बिना हासिल हो जाए। वो एक ही होता है 10 लाख में, 20 लाख में, 50 लाख में जिसकी लॉटरी खुलती है। जी, लेकिन बाकी सब लोगों को काम करना पड़ता करना है होता और है, ये मैं परिश्रम। जानता था कि इतना भाग्य तेज नहीं है मेरा कि मेरी लॉटरी खुल जाए। तो मुझे परिश्रम तो करना ही था। और ये कहना आसान है कि आप 15-18 घंटे रोज काम कर रहे हैं, 8 घंटे से ज्यादा कोई काम कर नहीं पाता। तो हम लोगों ने डबल शिफ्ट में काम किया है। अगर कोई कहे कि 34 साल, मैं कहूंगा 68 साल। कल तक भी मैंने 12-14 घंटे काम किया है। ये क्योंकि ये बिना परिश्रम के जिंदगी में आदमी आगे नहीं आ सकता है। ये भले कितनी भी आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर लीजिए, कितने भी आप लैपटॉप इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत ही कोई भाग्यशाली होगा जो बिना मेहनत के पैसे कमा ले या नाम कमा ले। तो एक एक लंबे दौर की कंटिन्यूस एक्सरसाइज है ये कोई एक दिन नहीं। अगर आज मैं यहाँ आराम से बैठा हुआ नजर आ रहा हूँ तो हलचल फिर भी हो रही है कहीं ना कहीं। तो वो यहाँ और यू हैव टू बी अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। और जहां हम लोगों ने 8 आदमी, फिर 16 आदमी, फिर 32 आदमी, फिर 64 आदमी, फिर 120 आदमी, फिर 240 आदमी, फिर 480 आदमी, फिर 960 आदमी। तो ये आपकी जिम्मेदारी होती चली जा रही है कि आपको इतने लोगों की सेवा करनी है, इतने लोगों को अपने साथ जोड़ना है, उन्हें काम देना है और उन्हें 7 तारीख को पैसे भी देने हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बहुत होती है एज ए एंटरप्रेन्योर। और मैं समझता हूँ कि अ, पढ़ाई लिखाई मेरे काम आई, मेरी मेहनत काम आई। हम टूटे, हम गिरे, हम बुझे, बहुत जगह ठोकर खाई, बहुत जगह पैसे मरे, लोग शूटिंग करके भाग गए, लोग पैसे नहीं देते थे, बहुत तकलीफें हुई। लेकिन पेशेंस जो अगली चीज है वो आपका एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड है कि आपने पूरी इस तौर और तरीकों को, इस पूरी यात्रा को किस तरीके से निभाया है। लोगों के साथ अगर आप इम्पेशेंट हो गए, लड़ाई झगड़े, गुस्से, फसाद, कोर्ट कचहरी, केस, तो काम क्या करोगे। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि धैर्य रखना हर काम में और धैर्य से सोच विचार करके कदम रखने में आप थोड़े से कामयाब जल्दी हो सकते हैं। बहुत ज्यादा डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। अब वो डिसीजन गलत हुआ या ठीक, वो बात की बात है, लेकिन डिसीजन लेना भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है कि रिस्क लेने की क्षमता। आपके पास 1 रुपया है, आप 25 पैसे का रिस्क ले सकते हैं। आप 1 रुपए का रिस्क मत लीजिए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो वो हल्का हल्का मैंने रिस्क लिया और उसके लिए ये मत पूछ एक ये कहना ठीक है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कंप्रोमाइज और सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा होता है। आपको कंप्रोमाइज करना है अपनी पोजीशन के साथ, अपने हालातों के साथ, सेक्रीफाइस करना है अपने सुख और आराम के साथ। तो 20 साल तक तो मैं कैड्स और जीन्स पहनकर अपने वर्करों की तरह यहाँ काम करता नजर आता था।
मैंने लाइटमैन का काम किया, मैंने असिस्टेंट का काम किया, मैंने प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम किया, मैंने आर्ट डायरेक्टर का काम किया, मैंने डायरेक्टर का काम किया, मैंने प्रोड्यूसर का काम किया, काम तो सारे किए। तो ये मैं इन तमाम सालों कुर्सी पे बैठ सकता था, हुकूमत चला सकता था, तो हो सकता मैं इतना काम नहीं हो पाता न। तो मैं जब काम करता था मुझे पता था कि एक काम तो मैं देख ही रहा हूँ अपना, एक काम मैं आज और कर रहा हूँ। मैंने वो भी आज 600 रुपए लाइटमैन के बचा लिए, मैंने आज 2000 रुपए डायरेक्टर के बचा लिए, आज मैंने ये 1500 रुपए कैमरामैन के बचा लिए, वो भी मैं साथ जुड़ जाता था। तो अब ये तो डबल शिफ्ट में काम करने का आनंद भी था, सीखना भी था और कामयाब भी होना था। हाँ, आगे भी बढ़ना था। तो ये सारी क्षमताओं को जोड़िए तो उसमें एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है, पोजीशन का, ह्यूमिलेशन, आप लेट डाउन फील कर सकते हैं, आप चीटेड फील कर सकते हैं, आप आपको लगता है कि यू आर बीन डिसओन्ड बाय द सोसाइटी। ऐसे बहुत से जो फीलिंग्स होती हैं मन के अंदर आती है। उसको आपको उससे एक स्टेप ऊपर उठना पड़ता है अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो। जी, सर बहुत-बहुत आपका शुक्रिया कि आज आपने मार्वल स्टूडियो की न केवल जर्नी आपने शेयर की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई कि जो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए नई हैं और सीख सकते हैं, तो उनका मार्गदर्शन हो सकता है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों ये थे मारवा स्टूडियो के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा आज हमसे बात कर रहे थे 34 वर्ष सफलतापूर्वक होने के उपलक्ष्य में। आज के लिए इतना ही, अगली बार उनसे फिर कभी किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त, नमस्कार।